इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना जनप्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गुजरात के केवड़िया में आज पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव ईमानदार रहें। उन्होंने कहा कि जब दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रश्न किए जा रहे हैं, भारत के लोकतांत्रिक संस्थान और अधिक सुदृढ़ हुए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख मौजूद है। उन्होंने कहा, हमारे संविधान निर्माताओं ने इन मूल्यों को संविधान में समाहित भी किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। लोकसभा अध्यक्ष और इस सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सभी पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वो संविधान दिवस पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर विचार करें। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से ये शपथ लेने की भी अपील की है कि वे हमारे महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय, गतिशील लोकतंत्र की कुंजी। भारत ने कोविड-19 के विरुद्ध अपनी लड़ाई में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। संक्रमण के नए मामले लगातार 18वें दिन प्रतिदिन 50,000 से नीचे दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में लगभग 44,000 नए मामले सामने आए और लगभग 38,000 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। अभी तक 86,42,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने का राष्ट्रीय औसत बेहतर होकर 93.72% हो गया है। मौजूदा सक्रिय मामलों की तुलना में लगभग 20 गुना लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय संक्रमण के 4,44,746 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का केवल 4.82% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण के लगभग 77% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड से संबंधित केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना, चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों और कोरोना योद्धाओं द्वारा किए जा रहे समर्पित कार्य से संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घट गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.46% है और पिछले 24 घंटे में 481 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई है। बंगाल की खाड़ी में आए भीषण चक्रवाती तूफान निवार के कारण आज चेन्नई और तमिलनाडु के कई अन्य जिलों में सवेरे से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान पिछले 6 घंटे से 7 किलोमीटर की रफ्तार से पश्चिमोत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और ये कुड्डलोर के पूर्व दक्षिण पूर्व में 240 किलोमीटर पर केंद्रित है। ये पुदुचेरी के पूर्व दक्षिण पूर्व में 300 किलोमीटर और चेन्नई के दक्षिण पूर्व में 250 किलोमीटर दूर है और अगले 12 घंटों में चक्रवात के और भीषण होने की संभावना है। आज मध्य रात्रि तक या उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर तमिलनाडु के तट और पुदुचेरी के कराईकल और मामल्लपुरम तटों को पार कर जाएगा। चक्रवात के कारण 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5:30 बजे वर्चुअल तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के शताब्दी समारोह में सम्मिलित होंगे।
प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 साल पूरा होने की याद में एक सिक्का भी जारी करेंगे। वो इस दौरान भारतीय डाक विभाग की ओर से जारी विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण का लोकार्पण भी करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की गई थी। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शोध और भारतीय मूल्य व्यवस्था पर आधारित नवाचारों के जरिए विश्व की शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने का प्रयास करना था। साथ ही देश, समाज और मानवता की सेवा के लिए बौद्धिक आधारभूत संरचना की निर्माण की दिशा में काम करने के ध्येय से भी इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि विजय कुमार सिन्हा को 126 और महागठबंधन के उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार अवध बिहारी चौबे को 114 मत मिले। इससे पहले विपक्षी दलों ने अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान से कराने की मांग रखी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 2 मंत्रियों अशोक चौधरी और मुकेश साहनी की सदन में उपस्थिति पर भी ये कहते हुए आपत्ति की कि वो सदन के सदस्य नहीं हैं। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा शेखपुरा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। नीतीश कुमार की पिछली सरकार में वो श्रम मंत्री थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्रियों तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी तथा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई दी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने के लिए कल ढाका में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और बांग्लादेश शिल्प कला अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में लगाई गई। शिक्षा मंत्री दीपू मोनी ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी जाने माने संग्रहालय अध्यक्ष रिपुन साहा द्वारा लगाई गई है। इसमें 12 जाने माने कलाकार अब्दुल मन्नान, मोहम्मद मुनीरुज़्मा, सैयदा महबूबा करीम मिमी, कादर भुइयां और मीडिया में काम कर रहे विभिन्न अन्य कलाकारों की कलाकृतियां भी लगाई गई हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी माला अडिगा को अपनी पत्नी जिल बाइडेन का नीति निदेशक नियुक्त किया है। सुश्री अडिगा सुश्री बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं और राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के दौरान श्री बाइडेन और सुश्री कमला हैरिस की वरिष्ठ नीति सलाहकार पद पर भी वो काम कर चुकी हैं। इससे पहले सुश्री अडिगा बाइडेन फाउंडेशन, उच्च शिक्षा और सैनिकों के परिवार से जुड़े मामलों की निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान सुश्री माला अडिगा ने शैक्षणिक और सांस्कृतिक मामलों के ब्यूरो में उप सहायक सचिव के तौर पर भी काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना कल्बे सादिक के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौलाना कल्बे सादिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौलाना ने सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। कल देश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। ये दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और भारत में संविधान को अपनाने का स्मरण कराता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाने के सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी।
इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे और यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा और क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे इसे दोबारा सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने सुझाव नमो ऐप, माईगॉव फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी भेज सकते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट श्रृंखला में इस बार BCCI ने टीम इंडिया की जर्सी में कुछ बदलाव किए हैं और शिखर धवन ने फेसबुक पर इस नई जर्सी के साथ अपनी तस्वीर साझा की है। नई जर्सी में BCCI के लोगो के ऊपर 3 सितारे दिखाई देते हैं। इस नई जर्सी को देखने के बाद 1992 ICC वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट की यादें ताज़ा हो जाती हैं। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे और 2020 सीरीज में इस नई जर्सी के साथ मैदान में उतरेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। दोस्तों, सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। नमस्कार। समाचार पत्रों से के 25 नवंबर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया, आपके लिए लेकर आई हूं अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां और संपादकीय लेख। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने विविध विषयों को अपनी सुर्खी बनाया है। कोरोना से निपटने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की बातचीत अखबारों की अहम खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा ढिलाई न बरतें, मृत्यु दर 1% से नीचे लाएं। हिंदुस्तान लिखता है टीके पर कई सवालों का जवाब अभी बाकी। अमर उजाला का शीर्षक है सभी को लगेगा कोरोना का टीका, ब्लॉक स्तर पर वितरण की तैयारी करें राज्य। नागरिकों के लिए सबसे बेहतर टीका लाएंगे। दैनिक भास्कर की अहम खबर है महामारी के बीच दूसरी बीमारियों के 60% मरीज बेइलाज, ऑपरेशन थमे। 5 राज्यों के बड़े सरकारी अस्पतालों के OPD में भी मरीज आम दिनों की तुलना में सिर्फ 20%। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है एक और डिजिटल स्ट्राइक, चीन के 43 ऐप पर लगा प्रतिबंध। भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त पाए गए ऐप्स पर लगा प्रतिबंध। अब तक 267 ऐप हुए डेड। नवभारत टाइम्स की खबर है ब्रह्मोस टेस्ट में पास, मारक दूरी बढ़कर 400 किलोमीटर हुई, रफ्तार ध्वनि से 3 गुना अधिक। हिंदुस्तान की सुर्खी है खाद्य तेलों में ओमेगा युक्त तेल मिलाने की अनुमति। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बड़ा फैसला करते हुए खाद्य तेलों में भरपूर अलसी और चिया के तेल को मिलाने की अनुमति दी। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति पर अंकुश। संपादकीय में लिखा गया है एक संवेदनशील मसले पर विपक्ष और अन्य सभी पक्षों की ओर से आई आपत्तियों के मद्देनजर केरल सरकार ने लोकतांत्रिक चरित्र का उदाहरण पेश करते हुए अपने कदम वापस खींच लिए। लेकिन सवाल है कि जिस कानून से लोकतंत्र की बुनियाद के रूप में बोलने या अभिव्यक्ति की आजादी बाधित होने की आशंका खड़ी हो रही हो, उसे लागू करने की केरल सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों थी? राष्ट्रीय राजनीति में वामपंथी पार्टियां निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मुखर पक्षधर रही हैं। एक ऐसे दौर में जब दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वरों और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आवाजें उठ रही हों, केरल में पहले से लागू कानूनों में संशोधन करके बोलने के अधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिश हैरान करती है। हालांकि इस कदम के साथ ही देश भर में इसके खिलाफ तीखी आवाजें उठीं। उसके बाद राज्य की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार ने इस अधिनियम को वापस लेने की घोषणा की। शायद यही वजह है कि न केवल राज्य की विपक्षी पार्टियां बल्कि खुद सत्ताधारी खेमे में शामिल सहयोगी पार्टियों ने भी इस अधिनियम पर आलोचनात्मक रुख अख्तियार किया। इसका हासिल ये हुआ कि सरकार ने इसे
असहमति का सम्मान करने का हवाला देकर वापस लेने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन करके उसमें एक नया प्रावधान जोड़ा था, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर जारी टिप्पणियों के जरिए किसी की मानहानि या अपमान करता तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना, 3 साल की कैद या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती थीं। अमर उजाला में पाकिस्तान, चीन और आतंकवाद, भारत दे रहा करारा जवाब शीर्षक से लिखा गया है, एक सुरंग के जरिए सांबा में घुसपैठ करने वाले 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों का नगरोटा में हुई हालिया मुठभेड़ में भारतीय सेना ने सफाया कर दिया। ये घटना पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान की बढ़ती हताशा को दर्शाती है। इस सुरंग की खोज और चीन को छोड़ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 4 सदस्यों समेत चुनिंदा दूतों को भारत सरकार द्वारा इस मुठभेड़ की जानकारी देने के निर्णय का मतलब है कि भारत के पास पाकिस्तान की इस घटना में संलिप्तता के पक्के सबूत हैं। पाकिस्तान की हताशा के कई कारण हैं। सबसे पहला तो यही कि पाकिस्तान की कश्मीर रणनीति विफल हो रही है। इस साल वे मुश्किल से 20-25 आतंकवादियों की घुसपैठ ही करवा पाए हैं, जिनमें से कई का सफाया हो चुका है। घुसपैठ की अधिकांश कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। मजबूत भारतीय प्रतिशोध के कारण पाक चौकियों और आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया गया है, जिससे आतंकवादियों और पाक सैनिकों दोनों को जान गंवानी पड़ी है और भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। घाटी में अधिकांश आतंकवादी समूह अभी नेतृत्व विहीन है या उनका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में है जिन्हें आतंकवादी गतिविधियों के समन्वय का कोई अनुभव नहीं है। घाटी में हथियार और गोला बारूद की उपलब्धता कम हो गई है, जिससे पाकिस्तान को हथियारों को भेजने के लिए ड्रोन या तस्करी का सहारा लेना पड़ा। दूसरा कारण ये कि पाकिस्तान के मुख्य प्रतिनिधि हुर्रियत को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है। उनके विशेषाधिकारों को खत्म कर हवाला निधियों के प्रवाह को रोककर अवैध साधनों द्वारा अर्जित उनकी संपत्तियों की जांच करके सरकार ने पाकिस्तान से उनके संपर्क को उजागर किया है। फंड की कमी, संगठित विरोध, मुठभेड़ के दौरान फंसे हुए आतंकियों को भगाने के लिए हिंसा, जबरन बंद, मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम बंद हो गए हैं। इसने घाटी में अपेक्षाकृत शांति कायम की है, जिसने पाकिस्तान के इस दावे को झुठला दिया है कि घाटी में सेना का नियंत्रण है। तीसरी बात, घाटी में निरंतर अशांति बनाए रखने की चीन की मांग को पूरी करने में भी पाकिस्तान विफल रहा है। हालांकि भारत के साथ अपने मौजूदा गतिरोध के मद्देनजर चीन पाकिस्तान से सीधे सैन्य हस्तक्षेप की मांग करने से हिचकिचा रहा है, लेकिन उसने मांग की है कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर अशांति बनाए रखे और घाटी में आतंकवाद को बढ़ाए ताकि भारतीय सेना का ध्यान विचलित हो सके। पाकिस्तान इन दोनों मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन पाकिस्तान की विफलताओं के लिए उसकी आलोचना करेगा। पाकिस्तान को इस बात का भी डर है कि कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने पर भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। परमाणु मिथक का भंडाफोड़ होने पर उसके पास सीमित विकल्प होंगे। कोई भी भारतीय जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना पर दबाव बढ़ाएगी, जो पहले से ही विपक्षी दलों के पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट के घरेलू दबाव में है। पाकिस्तान द्वारा डोजियर जारी करना भारत पर दोष मढ़ने की हताश कोशिश है। डोजियर झूठ और गलतियों से भरा पड़ा है। चीन को छोड़कर और किसी भी देश ने उसका संज्ञान नहीं लिया है। चीन को लद्दाख में भारत से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसने चीनी हान सैनिकों को उस क्षेत्र में सर्दियां बिताने के लिए मजबूर किया है। यथास्थिति बदलने और अपने दावे के क्षेत्र को सुरक्षित करने की उसकी नीति विफल हो गई है। कैलाश रिज पर कब्जा और सर्दियों में भारत के ऊंचाइयों पर टिके रहने के संकल्प ने चीन को चौंका दिया है। फिलहाल भारत को बढ़त हासिल है, हालांकि ये बड़ी महत्वाकांक्षा पालने का वक्त नहीं है। कश्मीर पर वैश्विक दृष्टिकोण को बदलने के लिए चुनाव का सुचारू संचालन आवश्यक है। जब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, सुरक्षा बलों को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की पाकिस्तानी कोशिश को ध्वस्त करना चाहिए। ये पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने का वक्त है और ऐसा किया ही जाना चाहिए।
अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए थे अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां और संपादकीय लेख। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। सामयिक वार्ता। विषय: प्रधानमंत्री ने कोविड-19 बचाव कार्य रणनीति पर की चर्चा। आलेख: समाचार विश्लेषक कौशिक रॉय का, वाचन स्वर नीलम मलकानिया का, 25 नवंबर 2020 के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की रोकथाम और बचाव से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के बारे में विशेष चर्चा की गई। कोविड-19 टीके के वितरण, आपूर्ति और प्रशासन के बारे में भी इस बैठक में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि देश ने कड़े प्रयासों से महामारी का सामना किया है तथा भारत की रोग मुक्ति की दर और मृत्यु दर की स्थिति अधिकतर देशों से बेहतर है। उन्होंने जांच और उपचार व्यवस्था के विस्तार के बारे में बोलते हुए कहा कि पीएम केयर फंड के अंतर्गत वेंटिलेटर की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन उपलब्धता के मद्देनजर जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें की गई हैं। 160 नए ऑक्सीजन केंद्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझना जरूरी है कि लोगों ने महामारी को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। इसे 4 चरणों में बांटा जा सकता है। पहली प्रतिक्रिया डर की थी। दूसरे चरण में लोग विषाणु के डर से, शंकाओं से ग्रस्त थे और संक्रमित होने पर अपनी स्थिति छिपाना चाहते थे। तीसरा चरण स्वीकृति का था, जब लोग विषाणु के प्रति अधिक गंभीर हुए और जागरूकता का परिचय दिया। चौथे चरण में जब रोग मुक्ति की दर बढ़ गई, तब लोग विषाणु से सुरक्षित महसूस करते हुए लापरवाही करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथे चरण में विषाणु की गंभीरता के प्रति जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण के बहुत कम मामले थे, उनमें भी अब महामारी फैल रही है, इसलिए प्रशासन के स्तर पर बेहद सतर्कता और तत्परता की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि RT-PCR जांच बढ़ाना, घरों में स्वास्थ्य लाभ कर रहे मरीजों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना, समुदाय और गांव स्तर पर चिकित्सा देखभाल केंद्रों को बेहतर उपकरणों से लैस करना और विषाणु से बचने के प्रति जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मृत्यु दर को 1% से भी कम करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने फिर से आश्वासन दिया कि सरकार टीका विकसित करने पर पूरा ध्यान दे रही है और टीका निर्माण करने वाली भारतीय कंपनियों, वैश्विक नियामकों, अन्य देशों की सरकारों, बहुपक्षीय संस्थानों तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जरूरी वैज्ञानिक शर्तों को पूरा करने के बाद ही टीका तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह हर नागरिक को कोविड से बचाने के उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है, उसी तरह ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बचावकारी टीका सभी तक पहुंचे। टीका वितरण प्रक्रिया को सुगम, व्यवस्थित और निर्बाध बनाने के लिए सरकार को सभी स्तरों पर साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों से विचार विमर्श करने के बाद ही टीके से जुड़ी प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। उन्होंने बेहतर परिणामों के लिए राज्य स्तर की संचालन समिति और राज्य तथा जिला स्तर के कार्यबल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए भी मुख्यमंत्रियों को कार्य करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने चेताया कि पिछले अनुभव हमें ये बताते हैं कि टीके से जुड़ी कई अफवाहें और भ्रांतियां फैली हैं। टीके के दुष्प्रभाव की अफवाहें भी फैल सकती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों, सामाजिक सहायता समूहों, राष्ट्रीय कैडेट कोर, NSS और मीडिया की सहायता से बेहतर जानकारी फैलाकर इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ करते हुए
राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने के लिए मुहैया करवाई गई हर प्रकार की मदद के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा। उन्होंने अपने अपने राज्यों की वास्तविक स्थिति का विस्तृत ब्यौरा भी दिया। उन्होंने घर घर जाकर जांच करने, राज्य की सीमाओं पर कोविड जांच करने, भीड़ हटाने के लिए अपनाए गए उपायों, कर्फ्यू, आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कम करने, कोविड बाद की जटिलताओं, राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों, मास्क के उपयोग को बढ़ाने और संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने जैसे विभिन्न कदमों का ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्रियों ने टीका तैयार किए जाने के प्रयासों पर चर्चा करते हुए अपने अपने सुझाव भी व्यक्त किए। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।